नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान चला हुआ था और बच्चों अगर भारतीय संविधान की बात करें तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी बच्चों, उस लास्ट क्लास में हमने मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री के विषय में हमने पढ़ा था। बच्चों हमारा भाग 6 चला हुआ है। तो जब हमारा भाग 6 चला हुआ है तो हम उस भाग 6 में हम कार्यपालिका पढ़ रहे थे, उसी राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे थे। हमने राज्य की कार्यपालिका जो पढ़ी बच्चों, उसी के अंतर्गत हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो राज्यपाल पढ़ा। हमने सबसे पहले राज्यपाल पढ़ा। राज्यपाल के बाद बच्चों हमने जो लास्ट क्लास ली थी वो मुख्यमंत्री की थी, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो थी बच्चों। और उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो फिलहाल जो अभी हमारी जो वर्तमान में क्लास है वो हमारी जो क्लास है बच्चों वो है महाधिवक्ता से संबंधित, जिसे कि हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में उल्लेखित है। तो आइए अपना टॉपिक का नाम लिखते हैं और उसके बाद बच्चों फिर चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, टॉपिक का नाम होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इंग्लिश में कहेंगे बच्चों इसे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। अब जो बच्चों एडवोकेट जनरल है हमारा महाधिवक्ता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 आर्टिकल जो हमारा 165 है उसमें महाधिवक्ता के विषय में बताया गया। अब जो हमारा महाधिवक्ता है, इसे समझने से पहले, इसे लिखने से पहले एक बार बस छोटी सी बात समझ लो, छोटी सी बात समझ लेंगे। अगर आपके वो बात समझ में आएगी तो जो महाधिवक्ता टॉपिक है बच्चों वो क्लियर हो जाएगा आपका। जो महाधिवक्ता टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए बच्चों, हम महाधिवक्ता पढ़ रहे हैं एडवोकेट जनरल। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल के साथ ही हमने पढ़ा था सोलिसिटर जनरल के विषय में। तो सोलिसिटर जनरल को साइड में रखिए, वो तो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए। जो महान्यायवादी है, जो काम महान्यायवादी के हैं सेम वही काम महाधिवक्ता के हैं। बस फर्क इतना है कि जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, केंद्र सरकार के लिए, और जो हमारा महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, वो कार्य करेगा बच्चों राज्य सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बच्चों। वो करेगा, जो काम करेगा वो राज्य सरकार के लिए काम करेगा। यानी कि जब हमने महान्यायवादी पढ़ा था तो हमने बच्चों कहा था कि जो महान्यायवादी है वो संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रकार से वकील है। इसी प्रकार अगर राज्य सरकार के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वाद आता है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई मुकदमा लाया जाता है बच्चों, तो जो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पक्ष रखने का जो कार्य करेगा बच्चों, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो महाधिवक्ता रखेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि एक प्रकार से राज्य सरकार का वकील है। तो आइए, इतनी बातें हमारे समझ में आ गई। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं और जो भी हमारी महत्वपूर्ण चीजें है महाधिवक्ता से संबंधित उन चीजों का हम लिखते हैं क्रमवार तरीके से। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हम अनुच्छेद 165। सबसे पहला होगा बच्चों हमारा, लिखेंगे अनुच्छेद 165। अगर बच्चों अनुच्छेद 165 की बात करें तो अनुच्छेद 165 कहता है इसमें प्रत्येक राज्यों के लिए प्रत्येक राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता होगा। यानी कि बच्चों जो महान्यायवादी था, महान्यायवादी सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील था, केंद्र सरकार का एक प्रकार से, सिंपल भाषा में हम कहें तो उसके लिए हम विधि अधिकारी वर्ड का यूज करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में कितनी है? एक। तो महान्यायवादी कितना होगा? एक। लेकिन बच्चों राज्य सरकार हमारे देश में लगभग, अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य सरकार हैं, हर राज्य सरकार का अपना एक एक अलग से महाधिवक्ता होगा बच्चों।
ये चीज क्लियर हुई। यानी राज्य सरकार का जो महाधिवक्ता है वो हर राज्य सरकार का अलग होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे एक था, इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग महाधिवक्ता होगा हर स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करें कि जो महान्यायवादी जो महाधिवक्ता उसकी नियुक्ति कौन करेगा, यानी जो महाधिवक्ता उसकी, महान्यायवादी तो हम पढ़ चुके, महाधिवक्ता की अगर बच्चों नियुक्ति की बात करें तो हम यहां पे बच्चों लिखेंगे नियुक्ति। और बच्चों अगर हम नियुक्ति की बात करें तो हम नियुक्ति में लिख सकते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर करती है, मंत्री परिषद की सलाह पर करती है बच्चों। इतनी बात क्लियर है बच्चों कि जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता की बच्चों जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा बच्चों, तो वो करेगा राज्यपाल। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा बच्चों, राज्यपाल करेगा। और किसकी सलाह पे करेगा, तो सलाह किसकी होगी बच्चों, सलाह होगी मंत्री परिषद की। सलाह किसकी होगी बच्चों, तो सलाह होगी हमारी मंत्री परिषद की। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब याद रखना बच्चों, ये जो मंत्री परिषद होगी ये राज्य की मंत्री परिषद होगी, ये केंद्र की मंत्री परिषद नहीं होगी। जो राज्य की मंत्री परिषद है उसका जो प्रमुख होता है बच्चों वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य की मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, वही जो सेंटर की मंत्री परिषद है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो यहां जो राज्यपाल को सलाह देने वाली मंत्री परिषद होगी वो याद रखना राज्य मंत्री परिषद होगी। तो हमें राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति के विषय में पता लग गया। अब हम बात करेंगे बच्चों उसकी योग्यता की, कि जो हमारा महाधिवक्ता है आखिर उस महाधिवक्ता की योग्यता क्या होगी। तो आइए योग्यता के विषय में देख लेते हैं एक बार। टॉपिक होगा बच्चों हमारा योग्यता, यानी कि जो महाधिवक्ता है उसकी योग्यता के विषय में। अगर बच्चों योग्यता की बात करें तो महाधिवक्ता की वही योग्यता होगी, महाधिवक्ता की वही योग्यता होगी, महाधिवक्ता की वही योग्यता होगी जो योग्यता उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए, जो योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों। ये कह रहा है बच्चों कि जो हमारा महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता का जो योग्यता, महाधिवक्ता की जो योग्यता है वो योग्यता वही होगी बच्चों जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है। इतनी बात क्लियर हुई ठीक बच्चों। अब हमने बात कर लिया नियुक्ति के विषय में, हमने बात कर ली योग्यता के विषय में। अब इसके साथ बच्चों अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होगा, और बात करें हम कार्यकाल की तो हम यहां लिखेंगे कार्यकाल, यहां लिखेंगे बच्चों हम कार्यकाल। तो ये होगा बच्चों हमारा कार्यकाल, और कार्यकाल में लिखेंगे बच्चों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। इसका मतलब होता है बच्चों राज्यपाल की इच्छा तक,
जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ये अपने पद पर रहेगा। और यहां पर बच्चों राज्यपाल के चाहने से मतलब किसका चाहना है? मंत्री परिषद का चाहना है। और कौन सी मंत्री परिषद? राज्य की मंत्री परिषद, न कि केंद्र की मंत्री परिषद। इतनी बात क्लियर है बच्चों। हमने महाधिवक्ता देख लिया, हमने नियुक्ति देख ली, हमने योग्यता देख ली, हमने कार्यकाल भी देख लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों इसका कार्य क्या है, आखिर ये कार्य क्या करता है। तो आइए कार्य के विषय में भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो अगर बच्चों कार्य की बात करें, तो कार्य में लिखेंगे महाधिवक्ता लिखेंगे बच्चों हम महाधिवक्ता राज्य सरकार, महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा, महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है और यह भारत के किसी भी न्यायालय में, और यह भारत के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए, राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत है, राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत है, राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। यह कह रहा है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है और यह भारत के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत होता है। यानी कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, कानूनी अधिकारी है। अगर राज्य सरकार को, अगर स्टेट गवर्नमेंट को बच्चों अगर किसी भी कानूनी विषय पर सलाह लेनी है बच्चों, तो वो सलाह किससे लेगी? वो सलाह लेगी महाधिवक्ता से। क्योंकि जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? विधिक अधिकारी है। राज्य सरकार का बच्चों क्या है? सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है। और इसी के साथ बच्चों कह रहा है कि राज्य सरकार के ऊपर मान लीजिए कभी जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, उसके ऊपर किसी न्यायालय में वाद आता है, भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा आता है, तो अब उस अपने जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पक्ष रखेगा बच्चों, वो मुख्यमंत्री नहीं रखेगा। तो मुख्यमंत्री जाएगा यूपी पे, अगर यूपी स्टेट पे कोई मुकदमा हो गया आपका, कौन जाएगा? महाधिवक्ता जाएगा। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब उसके बाद बच्चों बात यह आई कि जो महाधिवक्ता है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता। जो महाधिवक्ता है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता है, मतलब अपने प्राइवेट जो केस हैं, बाहर से जो केस है वो ले सकता है नहीं ले सकता। तो उस चीज़ को हम नोट डाल कर लिखेंगे और यहाँ आपके बताते हैं, नोट डाल कर लिखेंगे महाधिवक्ता प्राइवेट प्रैक्टिस महाधिवक्ता प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। महाधिवक्ता प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु यह राज्य सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता। परंतु यह राज्य सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता, सलाह नहीं दे सकता। परंतु यह राज्य सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता। ये कह रहा है कि बच्चों जो महान्यायवादी है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन जो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा, जो मुकदमे लड़ेगा, वो मुकदमा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हो। कि मान लो कोई वाद है और वो यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ है और यूपी गवर्नमेंट का महाधिवक्ता है
आप उसके पास चले गए, आपने उसे ऑफर दिया कि भाई हमारा केस है, ऐसे ऐसा है, आप केस लड़ दीजिए। तो महाधिवक्ता ऐसा केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो केस यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ है और वो यूपी गवर्नमेंट का ही महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है। यानी बात ध्यान रखने योग्य ये है कि हाँ लड़ सकता है, लेकिन वो जो वाद है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगर बात करें हमारी जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल, हमारा जो विधानमंडल होता है बच्चों, मैं यहां पे समझाने के लिए अगर लिखूं, जो हमारा विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल के दो सदन होते हैं बच्चों। एक होता है विधानसभा और एक होता है बच्चों विधान परिषद। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा में जो सदस्य बैठते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं एमएलए, विधायक, और विधान परिषद में जो सदस्य बैठते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं एमएलसी, विधान परिषद सदस्य। अब बच्चों जो हमारा महाधिवक्ता है, हमारे महाधिवक्ता के पास ये शक्ति है, हमारे महाधिवक्ता के पास ये पावर है कि वो विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। इतनी चीज क्लियर है बच्चों? यानी कि वो चाहे तो विधानसभा में बैठ जाए, चाहे तो विधान परिषद में। जैसे आपने पढ़ा था बच्चों, महान्यायवादी पढ़ा था, तो महान्यायवादी में भी सेम ऐसी कुछ चीज थी। और महान्यायवादी में चीज ये थी कि महान्यायवादी संसद के सदन में जाके बैठ सकता है और ये यहां विधानमंडल के सदनों में जाके बैठ सकता है। संसद के भी दो सदन थे आपके, लोकसभा राज्यसभा, इसी प्रकार इसके भी दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। इस बात को बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे रफ करते हैं। और बच्चों देखो जो महान्यायवादी था, महान्यायवादी के पास जो ये पावर थी, तो ये पावर अनुच्छेद 88 के तहत थी, 88 के तहत थी। और अगर बच्चों हम महाधिवक्ता की बात करें, तो महाधिवक्ता के पास जो बच्चों ये पावर है, ये आर्टिकल 177 में, यानी कि अनुच्छेद 177 में, अनुच्छेद 177 में है। तो आइए इस अनुच्छेद को लिखते हैं और फिर जो है चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो हमारा होगा अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 की बात करें तो इसमें हम अनुच्छेद 177 में लिखेंगे बच्चों, महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी, महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। विधानमंडल की कार्यवाही में, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये कह रहा है बच्चों कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, परंतु मत नहीं डाल सकता, परंतु मत नहीं डाल सकता। जैसा बच्चों महान्यायवादी था, तो महान्यायवादी भी बच्चों क्या था आपका, महान्यायवादी भी क्या था, संसद में बैठ सकता था, अपनी बातों को रख सकता था, परंतु किसी भी प्रकार का वहां पर जो बच्चों है मत नहीं डाल सकता था बच्चों। ठीक है, तो अभी महाधिवक्ता के विषय में बच्चों एक दो पॉइंट और बचा हुआ है, उस एक दो पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप फटाफट इस चीज को नोट कीजिए और उसके बाद बच्चों फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। चलो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं चीजों को।
देखिए बच्चों, हमने कहा कि जो हमारा महाधिवक्ता है वो राज्य के विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहां पर किसी विधेयक पर कोई मत डालने की बात है, कोई वोट डालने की बात है, तो वो मत नहीं डाल सकता। सेम ऐसी ही सिचुएशन जो थी बच्चों, सेम ऐसी ही जो स्थिति थी बच्चों, वो हमारे महान्यायवादी के साथ थी। कहां पर थी वो? संसद में थी बच्चों। अब बच्चों अगर हम बात करें कि जो महाधिवक्ता है जो विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेगा, तो हो सकता है बच्चों वो जब अपनी बातों को रखेगा, हो सकता है बातों को रखते समय कुछ बातें ऐसी हो जो हमारी जो विधानमंडल की जो कार्रवाई है उसके अनुरूप ना हो, या कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो जाए। तो मैटर ये है कि अब ये बताइए कि जो महाधिवक्ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्योंकि हमारे जो विधायक और विधान परिषद के सदस्य हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, प्रिविलेज प्राप्त है, उन्हें विशेषाधिकार जो है उन्हें मिले हुए हैं आपके। अब बात है कि जब महान्यायवादी था, महान्यायवादी को विशेषाधिकार मिला हुआ था, जिसमें हमने बात करी थी अनुच्छेद 105 की। अनुच्छेद 105 के तहत महान्यायवादी को विशेषाधिकार मिला हुआ था। अब बात आई महाधिवक्ता को कि ये महाधिवक्ता का क्या होगा। तो अगर बच्चों हम महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता को भी विशेषाधिकार मिला हुआ है, और महाधिवक्ता को जो बच्चों विशेषाधिकार मिला हुआ है ये अनुच्छेद 194 के तहत मिला हुआ है। तो आइए उस चीज को हम लिखते हैं और फिर आगे जो है बात करते हैं। लिखेंगे अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194, और इस अनुच्छेद 194 में लिखेंगे इसके तहत महाधिवक्ता को भी विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इसके तहत महाधिवक्ता को भी विशेषाधिकार मिले हुए हैं। महाधिवक्ता यदि विधानमंडल में कोई भी बात रखता है तो उस बात के लिए उसके विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक प्रकार से देखें, यानी कि बच्चों अगर एक प्रकार से हम बात करें तो यानी कि जो महाधिवक्ता है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का जो वाद है या किसी भी जो प्रकार का जो मुकदमा है वो दायर नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा महाधिवक्ता है इसे भी विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे महान्यायवादी को प्राप्त था अनुच्छेद 105 के तहत। हमारा जो महान्यायवादी था उसे विशेषाधिकार जो मिले हुए थे बच्चों वो अनुच्छेद 105 के तहत मिले हुए थे बच्चों। तो फिर बच्चों हम तुलनात्मक अध्ययन करें महान्यायवादी और महाधिवक्ता का, तो आप देखोगे कि जो महान्यायवादी और महाधिवक्ता है उनके बीच में लगभग सारी जो क्वालिटीज हैं वो लगभग समान है। महान्यायवादी सेंटर के लिए था तो महाधिवक्ता स्टेट के लिए हो गया। उसकी नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जब करता था तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता था। वो कौन सा मंत्रिपरिषद था? तो संघ का था, सेंटर का था। और यहां मंत्रिपरिषद बच्चों किसका हो जाएगा? तो यहां मंत्रिपरिषद जो हो जाएगा ये राज्य का मंत्रिपरिषद हो जाएगा बच्चों, ये राज्य का मंत्रिपरिषद होगा। इसी प्रकार अगर बात करें, उसका कार्यकाल भी अनिश्चित था, इसका कार्यकाल भी निश्चित है। उसका जो कार्यकाल था वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था और इसका जो कार्यकाल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। वहीं अगर बात करें विधिक अधिकारी की बात करें तो वो सेंटर का विधिक अधिकारी था, ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है बच्चों। और वहीं अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें, निजी प्रैक्टिस की बात करें तो दोनों में समानता है। वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता था, ये भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। ये सारी चीज आपको लिखवाई है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता, ये अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता बच्चों, ठीक है। इसी के साथ बात करें तो उसे भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त थे कि संसद में अगर वो कोई भी बात कहेगा तो उसके बात के ऊपर किसी प्रकार का जो वाद है, मुकदमा है, वो दर्ज नहीं किया जा सकता, ना किसी भी न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता। इसी प्रकार बच्चों अगर महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता क्या है? महाधिवक्ता के खिलाफ भी नहीं किया जा सकता। उसे 105 के तहत मिला हुआ था, इसे 194 के तहत विशेषाधिकार मिला हुआ बच्चों। तो बच्चों अगर देखें तो दोनों में लगभग हमारी क्या है? समानता है बच्चों। तो ये जो टॉपिक था बच्चों, ये हमारा कौन सा था? महाधिवक्ता था, एडवोकेट जनरल था। और देखिए बच्चों अगर हम बात करें, ये हमारा अभी जो फिलहाल चला हुआ है ये भाग 5-6 चला हुआ है बच्चों। और भाग अगर 6 की बात करें बच्चों तो भाग 6 में राज्य की शासन व्यवस्था, हम राज्य भी लिख देते हैं, और ये अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। और हमने कहा था जो ये भाग 6 है ये भी सेम ऐसे ही बटा होगा, किस किस में? कार्यपालिका में, और किस में? विधायिका में, और किस में बच्चों? न्यायपालिका में। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बच्चों, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ है उसमें ये बटा हुआ होगा। पहला जो होगा बच्चों हमारा कौन सा होगा? कार्यपालिका। दूसरा जो था बच्चों वो था हमारा विधायिका, और तीसरा जो था बच्चों वो है न्यायपालिका। तो हमने कहा था बच्चों की जो कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 153 से शुरू होगी और कहां तक होगी? 167 तक होगी। क्योंकि अगर हम इसमें बात करेंगे इसमें 3 चीज आएगी बच्चों, कौन कौन? राज्यपाल, और एक हमारा कौन आएगा इसमें? मुख्यमंत्री, और एक हमारा बच्चों कौन आएगा? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। तो राज्यपाल की बात करें तो 153 से 162 तक था। मुख्यमंत्री की बात करें 163 है, 164 है, 166 है, 167 है। महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 165 था बच्चों। तो अगर देखा जाए बच्चों, हमने जो आज की क्लास है उसमें महाधिवक्ता को समाप्त कर लिया। कहने का मतलब है जो राज्य की जो कार्यपालिका है बच्चों उसे हम समाप्त कर चुके। तो जो बच्चों नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम राज्य की विधायिका पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे। और राज्य की विधायिका की बात करें तो बच्चों अनुच्छेद 168 से 213 तक है, जिसमें हमें पढ़ना है बच्चों किस किस के बारे में? हमें पढ़ना है विधानसभा के बारे में, और हमें पढ़ना है बच्चों विधान परिषद के बारे में। तो अगर देखा जाए बच्चों जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो किस पर आधारित होगी? वो विधानसभा पर आधारित होगी। उसके बाद फिर किसे पढ़ लेंगे हम? विधान परिषद को पढ़ लेंगे। और न्यायपालिका में बच्चों हम न्यायपालिका जो होगी हमारी वो होगी अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक, और भाग कहाँ तक था? 237 तक था। इस न्यायपालिका में बच्चों हम 2 चीज पढ़ेंगे, एक होगा हमारा हाई कोर्ट और एक होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करेंगे अनुच्छेद 214 से 232 तक होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो 233 से लेकर 237 तक होगा। ये अभी बच्चों हमारे बच्चे हुए हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होंगी उनमें हम इन चीजों को लेकर चलेंगे। तो अगर बच्चों बात करें तो मेजर 4 चीजें हमारी बची हुई अभी, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर बात करें भाग 6 में तो जैसे ही भाग 6 समाप्त होगा उसके बाद भाग 7 संविधान से डिलीट हो चुका, उसके बाद हम भाग 8 पढ़ेंगे, और उसके बाद लगभग ये मान के चलिए कि आपका 70 से 80% जो सिलेबस है वो कवर अप हो चुका होगा जैसे ही मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ा दूं। फिर केवल 20% चीजें बचेगी जो मुख्य चीज होगी, उन्हें बच्चों हम क्रमवार तरीके से कर लेंगे। यानी हमने आपसे वादा किया था कि जो आपका यूपी पुलिस में जो जीएस का जो भी पोर्शन होगा बच्चों वो सभी पोर्शन यूट्यूब पे कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम आज भी अपने उसी वादे पर अड़िग हैं और उसी के अनुसार हम जो कंटिन्यू है आपको बच्चों क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको देखनी है, ठीक है, बस आपको देखना, इससे जो है अपने नोट्स तैयार करने हैं और इन चीजों को बच्चों कंठस्थ करना है, याद करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।